स्टार्ट करते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन का आपकी बुक में इस तरह से डायग्राम भी बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सर्कुलर हेड एंड टू टेल लाइक सब्सटेंसेस ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं। ये सिंगल मॉलिक्यूल है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो लेयर्स की बनी हुई होती है। देखिए ये एक लेयर है और नीचे ये दूसरी लेयर। तो बेसिकली ये दो लेयर्स किस चीज की हैं? ये लिपिड्स की हैं। ठीक है, तो जो हम ये सिंगल मॉलिक्यूल देख रहे थे ये लिपिड का मॉलिक्यूल है। हेड ग्लोबुलर हेड, गोल हेड है और टेल है। हेड इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर को रिपेल करता है, और जो ये टेल है इट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। बाइलेयर मींस टू लेयर्स है किसकी? लिपिड के। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। अभी हमने देखा जो लिपिड्स की अरेंजमेंट है हमने देखा था। इस लिपिड का सिंगल मॉलिक्यूल है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये भी आपने उसमें देखा था। हेड है और टेल है। हेड हाइड्रोफोबिक है और बाहर की तरफ होता है। जो टेल है हाइड्रोफिलिक है, वाटर को अट्रैक्ट करती है और अंदर की साइड पे होती है। ठीक है, लिपिड्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। जब हम चैप्टर नंबर 9 में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो इनका भी डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए कि जो लिपिड्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जो सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल हो गया उसमें सॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फिलहाल के लिए इतना रख लीजिए। जब हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉस्फोग्लिसराइड्स क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सारा हम 9th चैप्टर में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड की दो लेयर्स की बनी हुई होती है। जो लिपिड्स का अरेंजमेंट है वो कैसे होता है? थ्रू लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड का जो सिंगल मॉलिक्यूल है इसके भी दो पार्ट्स हैं, हेड एंड टेल। जो हेड है इट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर को रिपेल करता है, दूर भागता है वाटर से, और बाहर की तरफ होता है, इट इज टुवर्ड्स द आउटर साइड। एंड जो टेल है इट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये इनर साइड पे होता है। लिपिड्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड्स को बिलोंग करते हैं ज्यादातर। जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा ये दो चीजों की बनी हुई होती है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की भी बनी हुई होती है। इनका रेशियो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रेशियो होगा, इनका क्या परसेंटेज होगा, ये हर स्पीशीज में वेरिएबल है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं ये 52% होते हैं और जो कार्ब्स हैं वो 40% होते हैं। ह्यूमंस के अंदर इसका ये रेशियो। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स है बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये भी दो तरह के होते हैं, इंटेग्रल एंड पेरिफेरल। जस्ट अ मिनट, आप में से या कोई बच्चा लिंक दोबारा से सेंड करो, तो बच्चे मांग रहे हैं, या मैं सेंड करती हूँ, बताइए। जस्ट अ मिनट देन। हाँ जी हम पढ़ रहे थे जो प्रोटीन्स हैं दो तरह के बेसिक कैटेगरीज के बिलोंग करते हैं इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इंटेग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स कैसे होते हैं बेटा? दे कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन, जैसे कि अभी हम यहाँ डायग्राम में देखेंगे, दिस इज एन इंटेग्रल प्रोटीन। ये दो मेम्ब्रेन्स थी, लिपिड की दो बायलेयर्स थी। ठीक है, इनके थ्रू ये पास होके जा रहा है, दोनों को क्रॉस कर रहा है, जैसे कि ये हो गया ये हो गया। तो इस तरह के प्रोटीन्स को हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है पेरिफेरल प्रोटीन, सिर्फ बाउंड्री पे ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते। ठीक है, वो प्रोटीन जो कि सिर्फ बाउंड्री पे ही है और एंटर नहीं हो रहे अंदर की तरफ, पास नहीं हो रहे, दे लाई ऑन द सरफेस ओनली, सो दैट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो ये दो कैटेगरीज के प्रोटीन्स हमें सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर दिखाई देते हैं।
ये था इसका बेसिक नॉलेज। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम क्या है इसमें। हमने ये पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड्स की 2 लेयर्स की बनी होती है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड्स का अरेंजमेंट कैसा है कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स, head and tail. Head is hydrophobic and it is present towards the outer side. Tail is hydrophilic. It is present towards the inner side. Lipids belong to the category of phosphoglycerides. कौन से टाइप्स हैं लिपिड्स की? फॉस्फोग्लिसराइड्स ज्यादातर केसेस में हमें दिखाई देती है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और कार्ब्स का अलग अलग रेशियो होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। एज फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस प्रोटीन्स आर 52% and carbs are 40%. This is the ratio in human beings. Further, proteins are of two main types, integral proteins and peripheral proteins. Integral proteins are those proteins which can pass through the lipid bilayer, and peripheral proteins are those proteins which lie only on the surface. They cannot pass through the lipid bilayer. ठीक है, इसके बाद जिस पे ज्यादा फोकस देना है बेटा वो ये पॉइंट है, 2 साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोल्सन। ठीक है, इन्होंने 1972 में एक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का। उस मॉडल को इन्होंने नेम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा इस नाम से आएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तब आपने सारा बता देना है। सारा ये मॉडल बताने के बाद फिर आपने ये भी बता देना, या इंट्रो में भी ये बता सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बताइए जिसको कि सिंगर और निकोल्सन ने दिया था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो लिपिड्स हैं, हमने बोला था कि लिपिड बाइलेयर की बनती है ना सेल मेम्ब्रेन की, इन्होंने बोला कि जो लिपिड्स हैं दे हैव क्वासी फ्लूइड नेचर। लिपिड्स का नेचर कैसा है, क्वालिटी क्या है लिपिड्स की, कि दे आर क्वासी फ्लूइड इन नेचर। क्वासी फ्लूइड का मीनिंग है दे कैन शो मूवमेंट। जैसे हमने इंटेग्रल प्रोटीन के बारे में बोला कि दे शो मूवमेंट, दे कैन मूव विद इन द मेम्ब्रेन, मूवमेंट्स को ये शो करते हैं। ठीक है, तो सिंगल और निकोल्सन ने बोला कि सेल मेम्ब्रेन हैज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बिकॉज द लिपिड्स हैव क्वासी फ्लूइड नेचर, दे कैन मूव विद इन द मेम्ब्रेन। इससे क्या फायदा होगा अगर वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, इट मींस जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ड्यू टू देयर मूवमेंट। ठीक है, हाँ जी। Fluid nature is useful in the cell growth also, secretion of various substances as well as cell division. ये जो सेल डिवीजन है आपके 10th चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में, माइटोसिस और मियोसिस। तब आपको हम बताएंगे कि स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है, तो उसमें भी फ्लूइड नेचर का जो रोल है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का अभी मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है। अगर उसका फ्लूइड नेचर है तो एक जगह से मॉलिक्यूल्स आएंगे और उसको ये लेके जाएगा दूसरी दूसरी जगह पे। जो मेम्ब्रेन है इन्होंने बोला कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये हम ऑलरेडी पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी। सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग ये है कि कुछ सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर आएंगे और कुछ सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर जाएंगे। इस चीज को कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल होना। कुछ चीजें ही एंटर हो सकती हैं और कुछ चीजें ही एग्जिट हो सकती हैं। ठीक है, अगर तो ये बिना यूज ऑफ एनर्जी के हो रहा है, कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही मूवमेंट में अंदर आने के और बाहर जाने के, तो उस चीज को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जहां पे भी शब्द पैसिव लग गया, पैसिव का मीनिंग है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। ये चीज जरूर माइंड में रखनी, आगे प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो उसमें एक्टिव पैसिव बहुत यूज होगा। तो तब आपको ये इजी रहेगा अगर आप अभी जान लेंगे कि पैसिव का मीनिंग है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी और एक्टिव का मीनिंग होता है विद द यूज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में होगी, बिकॉज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये हमें पता है ना, आप 9th में भी पढ़ चुके हैं कि एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स और व्हाट, दे आर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज दे आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स। फोटोसिंथेसिस वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में तो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने वाला है एटीपी। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा
कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मेम्ब्रेन के बाहर जाते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, if they are moving without the use of energy, then such transport is known as passive transport. And if they are utilizing the energy for the movement, then such transport is known as active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिफ्यूजन की फॉर्म में हो सकता है या ऑस्मोसिस की फॉर्म में भी हो सकता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में भी आप 9th में पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, सिर्फ सोल्यूट जो है, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वही मूव करते हैं। सोल्यूट पार्टिकल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपको पता है सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट आर सोल्यूट पार्टिकल्स एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? तभी समझ में आएगा बेटा। हाँ, कोई एग्जाम्पल दे दो, किसी भी सॉल्यूट का एग्जाम्पल दे दीजिए, अपनी डेली लाइफ से दे दीजिए। हाँ, गुड। हाँ बोलो मीनाक्षी। हाँ, जिसकी कम होगी वो सॉल्यूट एंड ज्यादा वाला सॉल्वेंट, जिसको हम घोलते हैं। जैसे अभी आप इन्होंने बात की थी चीनी और पानी की या नमक और पानी की, जिस चीज को हम घोलते हैं दैट इज सॉल्यूट, और जिसके अंदर घोलते हैं दैट इज सॉल्वेंट। तो प्लांट्स के अंदर कम मात्रा आयंस की है, मिनरल आयंस की है, ठीक है, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स की, तो वो हो जाएंगे सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट का मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, उस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी आप 9th में पढ़ चुके हैं। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। सॉल्वेंट हमारे इधर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे मेजर जो सॉल्वेंट है वाटर ही है, ठीक है। जो वाटर है उसका मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। एक चीज, एक डिफरेंस और बता देना कि डिफ्यूजन में तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं था, लेकिन ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट है किसके अक्रॉस होगा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है, कुछ ही चीजें अंदर से बाहर जा सकती हैं या बाहर से अंदर जा सकती हैं, सभी मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, ठीक है बेटा। तो ये सब हमने यहां तक जो पढ़ा, ये हमने करना है सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर। 3 मार्क्स के लिए आपने ये सारा कुछ इसमें बता देना है। यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे। हाँ जी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप देखेंगे क्लियर कट हमें पता चल रहा है। दिस इज द लिपिड बाइलेयर, एक ऊपर की तरफ लेयर, एक नीचे की तरफ लेयर, ठीक है। दीज ब्लू कलर्ड आर इंटेगुलर प्रोटीन्स, और यहाँ पे आपको बॉल लाइक ये छोटे छोटे से ब्लू कलर्ड, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। हमने पढ़ा था ना दोनों प्रोटीन्स के बारे में कि इंटेग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं जो लिपिड बाइलेयर के थ्रू क्रॉस हो सकते हैं, उसको पास करते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन सिर्फ सरफेस सरफेस पे ही रह जाते हैं, अंदर तक नहीं जा पाते, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स का हमने बोला था स्पीशीज टू स्पीशीज जो रेशियो है वो वेरी करता है। तो इस तरह का भी आप डायग्राम शो कर सकते हैं, और आपके बुक वाला भी कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। बेटा आपने स्क्रीनशॉट्स भी ले लेने। चलिए, तो एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ कि ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन वाला। बहुत बार रिपीट हुआ, हम इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे। हाँ जी बेटा, सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर का बनता है, 2 लेयर होती हैं लिपिड्स की। लिपिड्स का अरेंजमेंट कैसा है कि लिपिड सिंगल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स, head and tail. Head is hydrophobic, it is present towards the outer side, and tail is hydrophilic, present towards the inner sides. लिपिड्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड से होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का फिक्स्ड कंसंट्रेशन होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, एंड इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ह्यूमन बींग्स का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रोटीन्स 52% है, कार्ब्स 40% है। प्रोटीन्स 2 टाइप्स के हैं, इंटेग्रल और पेरिफेरल। इंटेग्रल जो पास हो सकते हैं लिपिड बाइलेयर के थ्रू, और पेरिफेरल सिर्फ सरफेस पे ही रह जाते हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है बेटा।
और सिंगल और निकोलसन के जो इन्होंने हमें मॉडल दिया था उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। इन्होंने हमें बोला कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और उसमें जो लिपिड्स हैं उनका नेचर क्वासी फ्लूइड नेचर है। इट मींस दे कैन शो मूवमेंट। इनका जो ये मूवमेंट है किस चीज में हेल्प करता है? ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, सिक्रीशंस में हेल्प करता है और डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो मूवमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट है, ये दो तरीके से हो सकता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, या तो पैसिव या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इट अकर्स विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट अकर्स विद द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में यूज होगी। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सेल वॉल क्या है? प्लांट्स के अंदर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। हार्ड है। बेसिक फंक्शन क्या होता है इसका? डिफेंस मैकेनिज्म। सेल को किसी भी तरह की इंजरी से, किसी भी तरह के स्ट्रेस से, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है, उससे इसको बचा के रखती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोटेक्शन वाला इसका मेन फंक्शन है। इट एक्ट एज अ बैरियर। सेम चीज है, डिफेंस मैकेनिज्म कह लो या बैरियर कह लो, बात एक ही है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि किसका सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है। एल्गी के अंदर जो सेल वॉल है बेटा, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, ग्लेक्टन्स, मैनन्स और कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गए। प्लांट्स के अंदर आपने बोलना है इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। जो यंग प्लांट सेल होता है बेटा, जब उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले तो प्राइमरी वॉल बनती है। प्राइमरी वॉल की ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। जब इसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है, रुक जाती है, फिर सेकेंडरी वॉल बनती है, ठीक है। सेकेंडरी वॉल के अंदर की तरफ होता है मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला का क्या फंक्शन है कि ये दो नेबरिंग सेल्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। नेबरिंग सेल्स को आपस में कनेक्ट कौन करेगा? मिडल लैमेला करेगा। कुछ केसेस में प्लाज्मोडेस्माटास भी होते हैं। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम इनको स्टडी करेंगे डिटेल में। प्लाज्मोडेस्माटास क्या है? बेसिकली ब्रिजेस हैं बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इसमें है भी इन डिटेल में आपको कि मेन फंक्शन तो इसका एक ही है, डिफेंस मैकेनिज्म देती है, बैरियर है, प्रोटेक्शन देती है। एल्गी के अंदर किस चीज की बनी है? सेलुलोज, ग्लेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट्स। प्लांट्स के अंदर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन्स की बनी है। यंग प्लांट सेल में पहले प्राइमरी वॉल बनती है, जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है फिर सेकेंडरी वॉल बनती है। मिडिल लैमेला का क्या फंक्शन है? दो नेबरिंग सेल्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में हम डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। उसके अंदर पहला बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली है क्या? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ खास नहीं है, ये है नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक नेटवर्क है, जाल है ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स का। उसको हमने एक नेम दे दिया, क्या नाम दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। एग्जाम में 1 मार्क में SCR और RER का डिफरेंस आ जाता है, ये आप मार्क अपने लिख लीजिए बुक कॉपी में भी। 1 मार्क के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? डिफरेंशिएट बिटवीन SCR एंड RER, वेरी इजी। 9th में भी मुझे लगता है आपको पता ही होगा इसका आंसर, 9th में पढ़ चुके हैं। SCR होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ डायग्राम में जब हम देखेंगे, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ ही है ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, एक नेटवर्क है पूरा। यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका सरफेस स्मूथ है। लेकिन इस तरफ जब आप देखेंगे कि इनके सरफेस पे आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर राइबोसोम्स। When ribosomes are present on the surface of endoplasmic reticulum, then their surface becomes rough. सरफेस कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है। इसीलिए इस कैटेगरी को हम कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे राइबोसोम्स एब्सेंट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है, तो इनका सरफेस स्मूथ होगा। इसीलिए इस कैटेगरी को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही आपने बस बता देना इसमें।
कि रफ वाले की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स है, स्मूथ वाले की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। दूसरी चीज आपने बतानी बेटा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, और जो बाहर है इट इज नोन एज एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस, बाहर वाले को एक्स्ट्रा लुमिनल, ठीक है। हाँ जी, अब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, रफ क्या है स्मूथ क्या है, फंक्शंस पढ़ते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन सबसे पहले तो पता होना चाहिए, तभी आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बता पाएंगे। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है बेटा, राइबोसोम्स आर कॉमनली नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, प्रोटीन्स बनाना ही इनका सोल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ज्वाइंट है, जिसको कि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, तो इनका फंक्शन भी यही बन जाएगा, दे आल्सो हेल्प्स इन द प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं। स्मूथ वाले क्या करेंगे, दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो जो लिपिड्स हैं, ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन का साइट है, लोकेशन है, वो कौन सा है, SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ केसेस में क्या करते हैं, ये कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बनाते हैं विच आर लिपिड लाइक, स्ट्रक्चर किस तरह का, लिपिड जैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, हार्मोन्स का, तो उनकी फॉर्मेशन में भी कौन हेल्पफुल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको इनका स्ट्रक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, इस तरफ आप देखेंगे स्मूथ सरफेस है, हेंस दीज आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको छोटे छोटे से ग्लोबुलर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, दीज ग्लोबुलर पार्टिकल्स आर राइबोसोम्स एंड इनका सरफेस रफ है इन्हीं की वजह से, इसीलिए इस कैटेगरी को हमने बोल दिया, क्या बोलना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक लेयर है, ये एक दूसरी लेयर है, इनको हमने नेम दे दिया, सिंगल लेयर को नेम बोला सिस्टर्नी, ठीक है, और इनके बीच का जो स्पेस है उसको बोल दिया सिस्टर्नल स्पेस। जस्ट चीज वही है, टेक्निकल टर्म्स हमने यूज कर ली हैं, ठीक है। पर फोल्ड, एक फोल्ड जो है उसको सिस्टर्नी बोल दिया, और उस फोल्ड के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फोल्ड के अंदर की जो स्पेस है उसको हमने बोल दिया सिस्टर्नल स्पेस। एक और पिक देखेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं आपने, हाँ जी, यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए न्यूक्लियस, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डॉट डॉट जो पिंक कलर के डॉट्स हैं राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स की वजह से ही ये रफ है, इनका सरफेस रफ है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका सरफेस स्मूथ है बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट, हेंस दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गोल्जी अपरेटस। हाँ जी बेटा, गोल्जी अपरेटस भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकता है। गोल्जी अपरेटस जो ये ऑर्गेनेली है, इसका नाम गोल्जी क्यों पड़ा, बिकॉज जिन साइंटिस्ट ने इनको ऑब्जर्व करा था सबसे पहले उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के नेम से इस ऑर्गेनेली का नाम रखा गया गोल्जी अपरेटस। 1898 में इन्होंने, कैमिलो गोल्जी ने हमें इसके बारे में बताया था। इनका जो शेप है किस तरह का होता है, फ्लैट होती हैं और डिस्क लाइक होती है, यहाँ पे भी आप देखेंगे, ठीक है। सिस्टर्नी, ये अगेन दिस इज अ कीवर्ड, एक पर फोल्ड लाइक, जैसे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, और इसके अंदर का स्पेस अभी मैंने आपको बताया था, सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं इसको। इसकी दो साइड्स होती हैं गोल्जी अपरेटस की, सिस सिस साइड एंड ट्रांस साइड। सिस साइड को बेटा फॉर्मिंग साइड कहते हैं और ट्रांस साइड को कहते हैं मॉडिफिकेशन साइड।
कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे ये बेसिकली गोल्जी एप्परेटस का काम क्या होता है, इनका मेन जो फंक्शन है, मेजर जो फंक्शन होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन में। ये हमेशा में न्यूक्लियस के साथ ज्वाइंट ही मिलती है। न्यूक्लियस जो भी सब्सटेंस बनाता है तो सिस साइड में वो उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन, इसका सिस साइड का क्या काम है, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन डेवलप कर देगी। जैसे प्रोटीन बना था तो प्रोटीन के अराउंड एक मेम्ब्रेन ये बना देगी, और उसकी मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन होने के बाद ट्रांस साइड से वो रिलीज हो जाएगा, सिस साइड में आएगा, मेम्ब्रेन उसके अराउंड आ जाएगी। पैकेजिंग कहते हैं बेसिकली, दो काम है, एक तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा है पैकेजिंग। तो सिस साइड पे होती है पैकेजिंग, ठीक है। पैकेजिंग हो गई, उसके अराउंड मेम्ब्रेन्स बन गई। जब प्रॉपरली पैकेज हो गया, ट्रांस साइड से लिबरेट रिलीज हो जाता है, और जहां उसको पहुंचना होता है उसका ट्रांसपोर्ट वहां पे हो जाता है, ठीक है। तो ये दो जो इसके मेन फंक्शन मैंने अभी आपको बता दी। हमने अभी तक इसके बारे में ये पढ़ा, कैमिलो गोल्जी ने इनके बारे में हमें बताया था, ठीक है। उन्हीं के नेम पे ही इसका नाम है। स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है, डिस्क शेप्ड है इसका स्ट्रक्चर। डायमीटर कितना होता है बेटा, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। इसमें जो लैमेलाज हैं, जो इसकी सिस्टर्नीज हैं, दे आर प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और कैसी होती हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड हैं, सेंटर सेम है इनका। कंसेंट्रिकली का मतलब होता है कि सेंटर सेम है, ठीक है। कंसेंट्रिकली अरेंज है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। सेंटर में न्यूक्लियस है, उसी के अराउंड ये इस तरह से प्रेजेंट होंगी, ठीक है। दो सरफेसेस है, मैंने अभी आपको बता दिया, सिस साइड है और ट्रांस साइड है। सिस साइड को हम फॉर्मिंग साइड कहते हैं और ट्रांस साइड को मॉडिफिकेशन साइड कहते हैं। फंक्शंस भी मैंने अभी आपको बता दिए थे, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करती है। सिस साइड पे पैकेजिंग होगी, जब पूरी पैकेजिंग हो जाएगी तो ट्रांस साइड से लिबरेट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और दूसरा इसका फंक्शन बेटा ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी आप डिफरेंट सब्सटेंसेस बता सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा इसका भी आप एक चेक देख लीजिए। ये लीजिए, दिस इज सिस फेस, ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी एप्परेटस। ल्यूमिन का मीनिंग होता है कैविटी। प्लांट्स के केस में ल्यूमिन शब्द बहुत बार आएगा, ठीक है। तो याद रखना है ल्यूमिन का क्या मीनिंग है, कैविटी। जैसे हम एनिमल्स के केस में सीलम कहते थे ना, कि सीलम मतलब बॉडी कैविटी। तो प्लांट्स के केस में सीलम शब्द नहीं आएगा, उसमें आ जाएगा ल्यूमिन। चीज वही है, कीवर्ड अलग है, टर्म अलग है, मतलब वही है। तो ल्यूमिन का मीनिंग है फ्री स्पेस, ठीक है। सिस साइड है, यहाँ पे पैकेजिंग होगी, यहाँ अगर ट्रांसपोर्टेशन भी होना तो एंट्री यहीं से होती है, ठीक है। पैकेजिंग होने के बाद इनके अराउंड मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो ट्रांस सरफेस, ये देखिए, ट्रांस सरफेस से ये रिलीज हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं कहाँ से, ट्रांसफेस से। पैकेजिंग में भी हेल्प करता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में भी। लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं, कि ऑटो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, खुद ही फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। और बर्स्ट होने के बाद सेल में डिफरेंट सब्सटेंसेस को भी किल कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सेल का डेथ भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज लाइजोसोम्स के अंदर खास एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये चीज माइंड में रखनी है कि दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। उनका पीएच कैसा होता है, दे आर एसिडिक इन पीएच। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसको। इनको लाइसोसोम्स को बनाता कौन है, गोल्जी एप्परेटस इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है। दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किस किस चीज को डाइजेस्ट कर देते हैं, लाइपेजेस को। इसके अंदर एंजाइम्स को किस फॉर्म में है, लाइपेजेस की फॉर्म में, प्रोटीएजेस की फॉर्म में। तो लिपिड्स प्रोटीन्स को इजिली डाइजेस्ट कर देता है। इन ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, दे हैव एसिडिक पीएच, ठीक है, इसीलिए डाइजेस्ट कर पाता है, इसीलिए डिसॉल्व कर पाता है इन सब्सटेंसेस को। सो दीज एंजाइम्स आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है बेटा। इतना ही पढ़ना है आपने लाइसोसोम्स में। आप इसका डायग्राम भी देख लीजिए।
हाँ जी, इस तरह का डायग्राम भी आपने बना देना। देखेंगे, ये जो आपको रेड रेड ग्लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं बेटा, दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स हैं, ये बर्स्ट होंगे, ये डाइजेस्ट कर देंगे, और अल्टीमेटली हर जगह ये रिलीज हो जाएंगे। इट लीड टू द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनेली विच एवर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इट। बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे तो सेल डेथ भी कर सकते हैं, सेल प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्पीशीज जिसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अराउंड मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। यस, मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। एक फ्री स्पेस को बाउंड करते हैं, स्पेस के अराउंड एक मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। अब उस स्पेस के अंदर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट सेल है उसका 90% जो वॉल्यूम है वो तो सिर्फ वैक्यूल ही, सेल वैक्यूल ही कवर अप कर लेती है। और इसका काम क्या है बेटा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। एनिमल्स के अंदर जैसे कि अमीबा हो गए, उसके अंदर हमने देखा था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, कुछ केसेस में ये वैक्यूल गैस वैक्यूल भी कह देते हैं, इसकी जो फ्री स्पेस उसमें गैस प्रेजेंट होती है। कुछ केसेस में इसके अंदर सैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, सैप में सॉल्यूट्स होते हैं। इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन जो वैक्यूल है इसका नेम भी चेंज हो जाता है, गैस वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इस तरह से। तो ये तो अभी तक इतना नहीं आया बट आप पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, लाइजोसोम्स जो है ये 1 मार्क में आ चुके हैं। 3 मार्क्स वाले 4 टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। कल हम इसके जो 3 मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, राइबोसोम्स भी कल कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। बताइए आज के टॉपिक में कोई आपको डाउट हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे ये चैप्टर बहुत ईजी है। ईजी क्यों है, बिकॉज 9th में आप कर कर चुके हैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, लिमिटेड ही है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो बताइए कोई डाउट है, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। और हाँ, आज आपका मैंने टेस्ट भी लेना, तो रेडी है आपका टेस्ट चैप्टर नंबर 5 का? बताइए। हाँ जी, ओके, ठीक है, 6 PM ही दूंगी फिर आपको क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एमसीक्यूज की फॉर्म में लूं या दूसरा, आप बताइए कैसे कंफर्टेबल है आप। ऐसे करते हैं, पहले एमसीक्यूज की फॉर्म में ले लेते हैं, फिर एक बार 3-4 चैप्टर्स पे इकट्ठा लूंगी, तो वो मैं आपका सब्जेक्टिव ले लूंगी। थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने का भी। ठीक है, तो ये वाला आपका 10 मार्क्स का आज वाला जो होगा 10 मार्क्स का ही होगा, और एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा एट 6 PM। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिए होंगे तो आप सेंड कर दीजिए ग्रुप में। ओके बेटा, लेट्स एंड द सेशन। ओके, ओके बेटा, गुड मॉर्निंग।